मैं और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े के भी अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं इच्छा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें और जब कमाने लगे तब मुझे बुला लेना। पत्नी संगीता का यह रूप देखकर रमेश सहम गया। रमेश बोला, देखो तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा तो हो जाने दो, कम से कम आपको अक्ल तो आएगी। संगीता बोली, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। रमेश बोला, मैंने भी बहुत सहा है और आपके मुंह से यह सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। आप बस कहते रहते हैं, कुछ करते धरते तो है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे रिजल्ट चाहिए। आप यह नौकरी बदले और ज़्यादा तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी करने लगें, तब हमें बुला लेना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए संगीता अपने सामान से भरा बैग लेकर बेटी इच्छा के साथ पैर पटकते हुए चली गई। रमेश थका सा देखता रह गया। दरअसल जब से उसने नौकरी बदली है और उसे थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ी है, तब से घर की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। वह परेशान था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। घर में झगड़े की वजह से अगले दिन रमेश का दफ्तर के काम में मन नहीं लगा। उसने सारा काम बेमन से निपटाया। छात्राओं के दाखिलों का समय होने के काम यूं ही भी बहुत ज़्यादा था। यह सब संगीता नहीं समझती थी। उसके इस नादानी भरे कदम से रमेश चिढ़ गया था। रमेश ने भी तय कर लिया था कि अब वह संगीता को बुलाने नहीं जाएगा। वह अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही उसे आना होगा। रात के 10 बज रहे थे। रमेश नींद के इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। इतने में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उसे लगा कहीं संगीता का तो फ़ोन नहीं। शायद उसे गलती का एहसास हुआ हो, पर नंबर देखा तो किसी और का था। कौन? रमेश ने पूछा। सॉरी सर, इस समय आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। रमेश को फ़ोन पर आई उस औरत की आवाज़ कुछ पहचानी सी लगी। कोई बात नहीं, आप बोले, रमेश ने कहा। नमस्ते, पहचाना, मैं अनु। ट्रेनिंग में दाखिले को लेकर 1-2 बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है। ओह हाँ अनु, तो तुम हो, कहो इस वक्त कैसे फ़ोन किया तुमने? सर, आज दिन में जब आपको फ़ोन किया था तो आपने ही कहा था कि अभी मैं बिजी हूँ, शाम को बात करना, पर इस वक्त तो रात है। सर, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, अब जाकर मिला है। ठीक है, कहो क्या कहना है? सर, उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरा दाखिला तो हो जाएगा ना? देखो, इंक्वायरी काफ़ी आ रही है, मुश्किल तो पड़ेगी। सर, दाखिले का काम आप देख रहे हैं, आप चाहे तो मेरा एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। आप नए आए हैं, पर आपके पहले जो सर थे वे तो कुछ सुनते ही नहीं थे। उसकी आवाज़ में चिरौरी थी। आपकी पारिवारिक हालत कैसी है? आपने बताया था कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है। रमेश ने कहा। आपको यह बात याद रह गई। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति प्राइवेट नौकरी में हैं, उनकी तनख्वाह तो वैसे ही कम है, ऊपर से वे शराब भी पीते हैं। वे मुझ पर बेवजह शक करते हैं, मुझे मारते पीटते रहते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ रहते रहते तंग आ गई हूँ। मेरी एक बच्ची भी है, मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली ने ही मुझे आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। अगर आपकी मदद से मेरा ट्रेनिंग में दाखिला हो जाएगा तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। अनु जैसे भावनाओं में बहकर सब कुछ कह गई। देखो, इस वक्त रात काफ़ी हो गई है, अभी दाखिले में समय है। आप 1-2 दिन बाद मुझसे बात करें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। अगले दिन अनु का दिन में ही फ़ोन आ गया। बात लंबी होती थी, सो रमेश को कहना पड़ा कि वह रात को ही उसी समय फ़ोन करे तो ठीक रहेगा। रात के 9 बजे अनु का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसके पति के नशे में धुत सोते समय ही वह बात कर सकती है। रमेश अनु के दुख से अपने दुख की तुलना करने लगा। वह अपनी पत्नी से दुखी था,
तो वह अपने पति से परेशान थी। धीरे धीरे अनु रमेश से खुलने लगी थी। रमेश ने भी अपने अंदर उसके प्रति लगाव को महसूस किया था। उसे लगा कि वह औरत नेक है और ज़रूरतमंद भी, उसकी मदद करनी चाहिए। अनु ने फ़ोन पर कहा, आपकी बदौलत अगर यह काम हो गया तो मैं अपने शराबी पति को छोड़ दूंगी और अपनी बच्ची के साथ एक स्वाभिमानी ज़िंदगी जीऊंगी। रमेश ने उससे कहा, जब इंटरव्यू होगा तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। अब उन दोनों में तकरीबन रोज़ाना फ़ोन पर बातें होने लगी थी। एक बार जब अनु ने रमेश से उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह शादी की बात छिपा गया। रमेश के अंदर एक जोर आ गया था। अनजाने में ही वह अनु के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। शायद ऐसा संगीता की बेरुखी से भी होने लगा था। अनु ने एक बार रमेश से पूछा था कि जब वह ट्रेनिंग के लिए उसके शहर आएगी तो वह उसे अपने घर ले जाएगा या नहीं, शॉपिंग पर ले जाएगा या नहीं। रमेश ने उससे कहा, पहले दाखिला तो हो जाए, फिर यह भी देख लेंगे। दाखिले का समय निकट आने लगा था। रमेश ने सोचा कि अब अनु का काम होने तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। रहा सवाल संगीता का तो और वो रह लेने दो उसे अपने माता पिता के पास। अनु के फॉर्म वगैरह सब जमा हो गए थे। इंटरव्यू की तारीख तय हो गई थी। रमेश ने अनु को फ़ोन पर ही इंटरव्यू की तारीख बता दी। वह बहुत खुश हुई और बताने लगी कि फीस के पैसे का सारा इंतजाम हो गया है, कुछ उधार लेना पड़ा है, एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर वह सब उधार चुकता कर देगी। फ़ोन पर हुई बात लंबी चली। बीच में 3-4 बीप की आवाज़ का ध्यान ही नहीं रहा। देखा तो संगीता के मिस कॉल थे। इतने समय बाद भी वे अभी उसे फ़ोन करने की क्या सूझी। इतने में फिर संगीता का फ़ोन आया। वह शक करने लगी कि वह किससे इतनी लंबी बातें कर रहा था। रमेश ने झूठ कहा कि स्कूल के ज़माने का दोस्त था। संगीता ने खबरदार किया वह किसी औरत के फेर में ना पड़े और आज़ादी का गलत फ़ायदा न उठाए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। रमेश ने कहा, मुझ पर इतना ही हक जमा रही हो तो मुझे छोड़कर गई ही क्यों। संगीता ने बात को बदलते हुए रमेश को नई नौकरी की याद दिलाई। रमेश ने भी इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। अभी तक अनु से सारी बातें फ़ोन पर ही होती रही थी। फॉर्म भरा तो उसमें अनु का फ़ोटो था। फोटो में वह अच्छी खासी लगी थी, मानो अभी तक कुंवारी ही हो। अब जब आमना सामना होगा तो कैसा लगेगा, यह सोचकर ही रमेश की झुरझुरी सी होने लगी थी। जैसे जैसे दिन कम होने लगे वैसे वैसे अनु के फ़ोन भी कम आने लगे थे। शायद रमेश को अनु के बैलेंस की फिक्र थी कि जब मिलना हो रहा है तो फिर फ़ोन का फिजूल खर्च क्यों। आखिरी दिनों में अनु ने आने जाने और ठहरने संबंधी सभी जानकारी ले ली थी। आखिर वह दिन आ ही गया। रमेश ने अपना घर साफ सुथरा कर लिया कि वह उसे घर लाएगा। सभी प्रवेशार्थी इकट्ठा होने लगे थे। सभी की हाजिरी ली जा रही थी कि कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया। लेकिन यह क्या, अनु की हाजिरी ही नहीं थी। रमेश तड़प उठा। जिसका दाखिला कराने के लिए इतने जतन किए उसी का पता नहीं। यह औरत है क्या है, कुछ फिक्र है ही नहीं। अगर कोई रुकावट है तो बताना तो चाहिए था ना। फ़ोन पर रमेश ने अनु को फ़ोन किया, लेकिन यह क्या, फ़ोन भी बंद था। यह तो हद हो गई। इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहा था। मुमकिन हो कि ट्रेन लेट हो गई हो। स्टेशन में भी फ़ोन लगा लिया तो मालूम पड़ा कि ट्रेन तो समय पर आ गई थी। अब हो सकता है कि टिकट कंफर्म न होने से वह बस में आ ही रही हो। इंटरव्यू हो गए और सभी सीटों की लिस्ट भी देर शाम तक लगा दी गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अनु तो गई काम से। अच्छा भला काम हो रहा था कि यह क्या हो गया। ज़रूर कोई अनहोनी हुई होगी उसके साथ, वरना वह आती। रमेश अगले 2-3 दिन लगातार फ़ोन मिलाता रहा पर वह बंद ही मिला। हार कर उसने कोशिश छोड़ दी। 5वें दिन अचानक दफ्तर का समय खत्म होने से पहले कुछ अनु का फ़ोन आया। हेलो। अनु की आवाज़ में डर था। रमेश उबला, अरे अनु, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यह क्या किया तुमने।
तुमको आना चाहिए था ना। मैं इंटरव्यू वाले दिन से तुम्हारा लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ और तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। आखिर बात क्या है? वह एक सांस में सब कुछ कह जाना चाहता था। वह मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मुझे माफ़ कर दें। आखिर बात क्या हुई? कुछ तो कहो। कहीं तुम्हारा वह शराबी पति। दरअसल मैं आपके यहाँ के लिए निकलने के लिए पहले अपनी बेटी निशा को अपनी मम्मी के यहाँ गांव छोड़ने जाने के लिए सवारी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा भर ली गई थी। ड्राइवर तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। इतने में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने कच्चे में गाड़ी उतारी और ऐसा करते समय गाड़ी पलट गई। ओह! फिर आगे की हालत जानने के लिए जैसे रमेश बेसब्र हो उठा था। गाड़ी पलटने से सभी सवारियां एक दूसरे पर गिरने से दबने लगी। चीख पुकार मच गई। निशा बच्ची थी, वह भी चीखने लगी। मैं निशा के ऊपर गिर गई थी। तभी कुछ मददगार लोग आ गए। थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। उन लोगों ने हमें बांह पकड़कर खींचा। निशा बेहोश हो गई थी और मुझे भी चोटें आई थी। कई सारे लोग घायल हुए थे। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। निशा को दूसरे दिन आईसीयू में होश आया। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। हम दोनों के इलाज में फीस के जोड़े पैसे ही काम आ रहे थे। हम अभी भी अस्पताल में ही हैं। मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ और निशा के पापा दवा लेने बाहर गए हैं, तभी आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप नाराज़ हो रहे होंगे। मुझे आपकी फिक्र थी। आपने सचमुच मेरा कितना साथ दिया। मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो यह अनहोनी हो गई। सारा पैसा खत्म होने को है। अब मेरा आना ना होगा कभी। मुझे अब हालत से समझौता करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक अच्छी बात बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि निशा के पापा अस्पताल में हमारी फिक्र कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग को लेकर, फीस को लेकर, मेरी कोशिश के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो वे दुखी हुए। रात में उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेर कर सुबकते हुए कहा कि बहुत हुआ, संभालो अपने आप को। मैं नशा करना छोड़ दूंगा, अब सब ठीक हो जाएगा। इनके मुंह से ऐसा सुनकर तो जैसे मैं निहाल हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह अब सुधर जाएंगे। फ़ोन पर यह सब सुनकर तो जैसे जैसे रमेश धड़ाम से गिरा। सारे सपने झटके में चूर चूर हो गए। आखिर में अनु ने कहा, अच्छा अब ज़्यादा बातें नहीं हो पाएगी, रखती हूँ, गुड बाय। रमेश ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या सोचा था, क्या हो गया? कैसे कैसे सपने अनु को लेकर बुन डाले थे, पर आखिर वही होता है जो होना होता है। यह सब एक याद बनकर रह जाएगा। दफ्तर का समय पूरा हो चुका था। रमेश घर की ओर बोझिल कदमों से निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि संगीता बैग पकड़े इच्छा का हाथ थामे दरवाजे पर खड़ी थी। रमेश को देखकर संगीता ने एक मुस्कान फेंकी, पर उसका भावहीन चेहरा देखकर बोली, क्या बात है, हमें देखकर आपको खुशी नहीं हुई? तब तक इच्छा रमेश के नज़दीक आ चुकी थी। उसने इच्छा को प्यार से उठाकर चूमा और नीचे खड़ा कर जेब से चाबी निकाल कर बोला, अपनी मर्जी से आई हो या पिताजी ने समझाया? पिताजी ने तो समझाया ही। मुझे भी लगा कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए आपकी कोशिश में हमारे घर लौटने से ही तेजी आएगी। संगीता, रबड़ को उतना ही खींचो कि वह टूटे नहीं, इसीलिए तो चली आई जनाब। दरवाज़ा खुला तो चुपका था। तीनों अंदर आ गए। अरे वाह, इतना साफ सुथरा घर, कहीं कोई? संगीता ने आंखें तरेरी। संगीता, अब बस भी करो। फजूल के वहम ठीक नहीं है। आपका आए दिन फ़ोन बिजी होना शक पैदा करने लगा था। आप मर्दों का क्या बोल चुकी? क्या हम सब तुम्हारे लौटने की खुशी मना सकते हैं? क्यों नहीं, मैं सबके लिए पहले चाय बनाती हूँ। कहते हुए संगीता रसोई घर में चली गई। इच्छा ने टेलीविज़न चलाया और रमेश फ्रेश होने बाथरूम में घुस गया। संगीता के आने से अनु के मामले में रमेश का सिर भारी होने से बच गया। आमतौर पर रमेश शाम को नहीं नहाता था, पर न जाने क्यों आज नहाने की इच्छा हो गई और वह बाथरूम में घुस गया। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।